नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद DR गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान के 15 प्रश्न रोज की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हमारी आज की 13वीं क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासें हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हुए पहला प्रश्न आपके सामने है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलोग, सोरेनसन, क्रो एंड क्रो, जीन पियाजे। साथियों, समान मानसिक योग्यता का मतलब होता है कि कोई भी दो बालक है वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी रूप में समान नहीं होते हैं, उनमें है वो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला हरलोक होगा। हरलोक ने कहा था कि दो बालकों में वो समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। अगर बात करें हम सोरेनसन की, तो सोरेनसन ने कहा था कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में है वो परिवर्तन हो जाता है। और क्रो एंड क्रो ने ये कहा था कि जो 20वीं सदी है वो बालक की सदी है। आगे बढ़ते साथियों। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सम प्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्न है। यानी कि जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, वो संपूर्ण रूप से किस अवस्था में विकसित होते हैं, और ये भी आपको जीन पियाजे के अनुसार जो अवस्थाओं का वर्गीकरण है उसमें बताने हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, अगर बात करें तो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास, उसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। इसमें सबसे पहली अवस्था इंद्रिय गामक अवस्था आती है। इसमें है वो बालक है वो केवल इंद्रिय, इनकी जो ज्ञानेंद्रिय जो होती है उनसे संबंधित क्रियाएं करता है। इसमें विशेष रूप से कोई है वो विकास नहीं होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, और उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। इसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सम प्रत्ययों का संपूर्ण विकास हो जाता है। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। और इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो संबंध है वो किशोरावस्था से होता है, क्योंकि किशोरावस्था में जो भी विशेषताएं होती है वो इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि जो किशोर होते हैं, यानी कि जो किशोरावस्था का सामान्यतः काल होता है 12 से 18 वर्ष तक। तो इस काल में जो किशोर होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के संवेग है वो पैदा होते हैं, और उन संवेगों को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय है वो कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। तो साथियों, अगर इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा शोधन होगा। शोधन में क्या होता है कि जो गलत संवेग होते हैं उन संवेगों से सही संवेगों में रूपांतरण किया जाता है, और ये जो प्रक्रिया है सबसे सकारात्मक होती है। जैसे कि एक बालक है वो एक प्रकार से झगड़े करता है तो उस बालक को मुक्केबाज बना दिया जाता है। तो इस प्रकार को हम वो शोधन में मानते हैं, यानी कि जो गलत संवेग होते हैं उनको सही संवेगों में बदल देना। अगर बात करें युक्तिकरण की, जो युक्तिकरण में है वो केवल बहाने बनाना ये शामिल होता है। प्रक्षेपण में अपनी गलती को दूसरों पर थोपना, और दमन में है वो जानबूझकर किसी दुखद घटना को भुला देना। ये है वो समायोजन से संबंधित कुछ विधियां हैं, इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, किशोरा अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना।
तो दोस्तों जो किशोरावस्था होती है, उस किशोरावस्था में जो विशेषता मुख्य रूप से पाई जाती है वो होती है आत्मचेतना। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे हम आत्मसम्मान की अवस्था भी कह सकते हैं। अगर बात करें आत्मगौरव की, इसे हम नार्सिसिज्म भी कहते हैं। ये हालांकि किशोरावस्था में पाया जाता है, लेकिन किशोरावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ये आत्मगौरव अधिकतर है वो शिशुओं में पाया जाता है, यानी कि शैशव अवस्था में पाया जाता है। रचनात्मकता और सामाजिक प्रवृत्ति, ये दोनों है वो बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। रचनात्मकता को हम मौलिकता या सृजनात्मकता भी कह सकते हैं। इसमें बालक है वो किसी नवीन वस्तु का उत्पादन करता है, उसका निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किशोरों के समायोजन की प्रक्रिया शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि किशोर है, उसमें जो समायोजन की प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक का जो योगदान है वो कौन सा है। कमजोरियों का ज्ञान न कराना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, समस्या का समाधान न करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा, आकांक्षा का उचित स्तर तय न करना होगा। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, जैसे कि मूलभूत आवश्यकता आती है भोजन, कपड़ा, मकान, ये शिक्षक का दायित्व नहीं, ये परिवार का दायित्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। साथियों अगर बात करें मध्य बाल्यावस्था की, तो हरलोक ने जो वर्गीकरण किया है उसमें मध्य बाल्यावस्था का जो कार्यकाल है वो 6 से 12 वर्ष तक बताया है। और जो वर्गीकरण किया था कॉल सेरिक ने, उन्होंने मध्य बाल्यावस्था को 6 से 9 वर्ष तक माना है। तो जो मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो कौन सी है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता। बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा होता है। साथियों शारीरिक वृद्धि और विकास की जो तेज गति होती है ये शैशवावस्था और किशोरावस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था में ये गति है वो बहुत ही मंद होती है और सबसे कम जो विकास होता है वो बाल्यावस्था में ही होता है। अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का जो प्रयोग करने की योग्यता है ये किशोरावस्था की विशेषता है। इसमें है वो बालक किसी अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में भी चिंतन प्रारंभ कर देता है। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था में बालक जो मूर्त वस्तुएं होती है उन वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, विचार प्रारंभ कर देता है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधि द्वारा आता है, ये शैशवावस्था की विशेषता है, क्योंकि शैशवावस्था में जो संवेदना होती है यानी कि बालक में केवल उत्तेजना पाई जाती है। और ये जो संवेदी है इसे हम इंद्रिय कामक अवस्था भी कहते हैं, ये जो पियाजे ने वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण हैं मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, प्राथमिक एजेंसियां, मध्य एजेंसियां, द्वितीयक एजेंसियां। साथियों परिवार और पास पड़ोस ये जो बालकों का जो समाजीकरण है, समाज की रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इसको हम समाजीकरण कहते हैं। तो ये जो परिवार और पास पड़ोस है वो प्राथमिक एजेंसियां हैं, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर बात करें द्वितीयक एजेंसियों की, तो इसमें है वो विद्यालय आता है, क्योंकि परिवार के बाद में बालक है वो विद्यालय के संपर्क में आता है और वहीं से है वो समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो साथियों मैंने इस पिछले प्रश्न में बात की थी, प्राथमिक समाजीकरण में जो परिवार और पास पड़ोस आते हैं, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। और विद्यालय है वो द्वितीयक समाजीकरण का माध्यम है, द्वितीयक एजेंसी है। परिवार के बाद बालक है वो विद्यालय के संपर्क में आता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से
वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, वयस्कों होगा यहाँ पे, आप इसको सुधार लें। तो जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे ने बताया था कि जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि जो वयस्क लोग सोच सकते हैं उतने वो बच्चे नहीं सोच सकते। तो ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, और इस जीन पियाजे से परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। अगला प्रश्न है साथियों, भाषा की अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जन्म पूर्व अवधि होती है गर्भ धारण से जन्म तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। लेकिन जो भाषा अर्जन है उसकी जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मानी जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस समय बालक में है वो जो भाषा है उसका विकास है वो तीव्र गति से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने जो बच्चों का जो ज्ञान है उसके विकास में समाज और संस्कृति से संबंधित जो भी प्रभाव है उनका अध्ययन किया और उनको महत्व दिया? जेबी वाटसन, वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। साथियों, कोहलबर्ग ने नैतिक का सिद्धांत दिया था 1969 में। 3 स्तर 6 अवस्थाएं बताई थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। और लेव वाइगोस्की है, इन्होंने कहा था कि जो बच्चे का जो भाषा विकास होता है उस भाषा विकास में समाज, संस्कृति और भाषा की तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के विकास में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो साथ ही शारीरिक वृद्धि और विकास की जो गति है वो वयस्कता में बिल्कुल भी नहीं होती है, न ही मध्य बाल्यावस्था में होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो सीखने की गति है वो सर्वाधिक होती है और 0 से 2 वर्ष तक तो ये गति है वो सबसे प्रबल होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तन होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। साथियों, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये विकास के बारे में एक सामान्य कथन है। विकास परिवर्तन होता है, ये भी सही है, लेकिन सामान्य कथन है, विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के बारे में टोटल है वो 15 सिद्धांत है, आपको याद करने हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब होगा। विकास सार्वभौमिक है, प्रत्येक व्यक्ति में होता है, और जो संस्कृति होती है उससे है वो प्रभावित नहीं होता है। चाहे कोई भी संस्कृति में बालक जन्म ले, उसका विकास है वो प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, रोस, एनस्टनी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन रोस ने कहा था। अगर बात करें वुडवर्थ की तो वुडवर्थ ने कहा था कि वातावरण में उपस्थित हुए प्रत्येक वस्तु जो हमें प्रभावित करती है उसे ही है वो वातावरण कहते हैं। तो जो वातावरण और वंशानुक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है आपको याद कर लेनी है, परीक्षा में पूछी जाती है। आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। इस अवस्था में
बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस अवस्था में बालक नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है? शिशु अवस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा उत्तर बाल्यकाल होगा। इस अवस्था में बालक है वो घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और बालक है वो निरुद्देश्य भ्रमण करता है, बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहता है। तो ये थी साथियों आज की सीरीज। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद DR गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।